इस वीडियो में आप सभी देखेंगे टैरिफ क्या है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बाबा ने प्रौढ़ दर्शन में इसका क्या उपाय बताए हैं। सामानों पर ट्रंप प्रशासन यानी अमेरिका 27 अगस्त से 50% का बेतुका आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने जा रहा है। नमस्कार। अभी पूरे विश्व में टैरिफ चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है। सब जगह उसी की चर्चा है, न्यूज़पेपर में, मीडिया में उसी की चर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप किसी देश पर 80%, चाइना वगैरह में कहीं पर 30% और भारत पर 50% इस प्रकार का टैरिफ लगा रहा है। तो ये टैरिफ क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। टैरिफ किसी देश के आयात पर जो शुल्क लगता है उसको टैरिफ कहते हैं। तो ये इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी में, जैसे कि अमेरिका भारत से कपड़ा बहुत अधिक आयात करता है, चमड़ा का सामान आयात करता है, ज्वेलरी आयात करता है। तो मान लिया वहाँ पर आयात टैक्स 50% लगा देगा कपड़े पर, तो कपड़ा का दाम वहाँ पर बढ़ जाएगा अमेरिका में। तो कपड़ा वहाँ पर भारत का कोई खरीदेगा नहीं। और केवल भारत से वो आयात नहीं करता है कपड़ा, वो तो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस प्रकार और भी बहुत सारे कंट्री से, देश से आयात करता है कपड़ा। रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माना 25% अतिरिक्त लगाया। इस कारण भारत का कपड़ा अमेरिका के बाजार में अब नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और वियतनाम के गारमेंट्स 30 से 31% कम दाम पर अमेरिकी ग्राहकों को मिल जाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में जो उसमें भारत का कपड़ा कहीं टिकेगा नहीं, क्योंकि भारत का कपड़ा बहुत महंगा हो जाएगा और इसको खरीदेगा नहीं लोग। उसी प्रकार डायमंड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह भी वहाँ पर महंगे हो जाएंगे और वो खरीदेगा नहीं। चमड़े का सामान, बैग वगैरह, जूता वगैरह भी बहुत महंगे हो जाएंगे और वहाँ पर वो खरीदेगा नहीं। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ जो फैक्ट्रियाँ से, जहाँ से कपड़ा निर्यात होता था, वहाँ पर कपड़ा यदि जाएगा नहीं अमेरिका, तो जहाँ से कपड़ा बनती है, सिलाई होती है, वहाँ पर अधिकतर महिला लोग काम करती है। मैं एक दिन न्यूज़ में देख रहा था कि 15 करोड़ लोग टेक्सटाइल उद्योग में लगे हुए हैं और अधिकतर महिला लोग हैं। तो कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को छटनी करेगी, अपने लोगों को हटाएगी वहाँ से और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। तो बेरोज़गारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा इकोनॉमी में। और जब कोई सामान निर्यात होता है भारत से, तो देश को भी फायदा होता है, देश को भी उसका जीडीपी में उसका फ़ायदा होता है भारत को। तो इसलिए इसका बृहद पैमाने पर इसका इकोनॉमी में इसका प्रभाव देखा जाएगा। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के कारण गारमेंट सेक्टर में लाखों लोगों के रोजगार जाने की बातें छप रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गारमेंट सेक्टर में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, उनकी नौकरियां जाएंगी। इस संकट और ये टैरिफ क्यों लगा रहा है अमेरिका भारत पर? डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत मान ले कि मैंने ये युद्ध बंद कराया, मेरे कहने पर ये युद्ध ख़त्म हुआ, तो पूरा विश्व में उसका नाम होगा और विश्व का शांति पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ वो पाना चाहता है। तो ये दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि तुम रसिया से तेल नहीं खरीदो। रसिया से तेल यदि तुम खरीद रहे हो
तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली तुम यूक्रेन युद्ध में रसिया की सहायता कर रहे हो, क्योंकि तेल बेचने से उसको बहुत आमदनी हो रही है भारत से, उसको बहुत सारा पैसा मिल रहा है, उसका तेल बिक्री हो रहा है और उस पैसे को युद्ध में लगा रहा है यूक्रेन के विरुद्ध। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि रसिया से भारत तेल नहीं खरीदे, लेकिन भारत रसिया से ही तेल खरीद रहा है, क्योंकि रसिया अपना तेल सस्ता कर दिया है। भारत रसिया से तेल खरीदना भारत को सस्ता पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौरतलब है कि भारत तो सस्ता में तेल खरीद रहा है रसिया से, लेकिन उसका यहाँ के जनता पर कोई उसका फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल तो सस्ता हुआ नहीं है, पेट्रोल डीजल तो सस्ता हुआ नहीं है। जितना रेट था उसका हम उसी प्रकार से रेट देखते हैं। वो बड़े बड़े जो तेल खरीदते हैं, अंबानी अडानी, उन्हीं लोगों को ये फ़ायदा होता है और सरकार को फ़ायदा हो रहा है, जनता को कोई विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का ये जो सेल्फिश मोटो को लेकर के जो इकोनॉमी चल रही है, इससे जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इससे कोई कंपनियां, कोई प्राइवेट कंपनी को ही फ़ायदा हो रहा है। तो यदि सारा इकोनॉमी हम सेल्फिश मोटिव पर इसका ताना बाना रहेगा तो इसी प्रकार की परिस्थितियां आएगी पूरे विश्व में। और इसीलिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, दूरदृष्टा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्राउड इकोनॉमी दिया है। और प्राउड इकोनॉमी में, प्राउड अर्थव्यवस्था में बाबा कहते हैं कि ये जो ओपन मार्केट है, पूरा विश्व का सामान इधर से उधर, उधर से उधर, कोई भी देश कहीं भी सामान को भेज सकता है, इस प्रकार का जो ओपन मार्केट है, इसके लिए बाबा बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है किसी देश के इकोनॉमी के लिए। और बाबा आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। आत्मनिर्भरता केवल देश स्तर पर नहीं, वो तो समाज के स्तर पर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। हर एक समाज, जैसे भारत में 44 समाज है, तो हर एक समाज अपने आप में आत्मनिर्भर हो। एक समाज का सामान दूसरे समाज में नहीं जाए, एक इकोनॉमिक यूनिट का सामान दूसरे इकोनॉमिक यूनिट में नहीं जाए। और जैसे कि मान लिया मगही समाज है, तो मगही समाज में जो भी चीज़ें बनती है, मैन्युफैक्चर होगा, वो मगही समाज के लोगों के लिए ही होगा। मगही और वहीं के लोकल मार्केट में वो सब चीज़ें बिकनी चाहिए। मगही समाज से वो चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो क्या मगही समाज में सब कुछ मैन्युफैक्चर लाइक सामान वहाँ पर उत्पादन होता है क्या? वहाँ पर सब कुछ बनाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं कि जो सामान वहाँ पर उपलब्ध नहीं है कच्चा माल के रूप में, उसको दूसरे यूनिट से, दूसरे समाज से उसको बार्टर सिस्टम, अदला बदली के नियम के तहत उसको मंगाया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि झारखंड में गन्ना नहीं होता है, तो क्या यहाँ के लोग चीनी नहीं खाएंगे? और हम देखते हैं कि यूपी में बहुत अधिक गन्ना होता है, मध्य प्रदेश में बहुत अधिक गन्ना होता है, और झारखंड में अबरख वगैरह, बॉक्साइट वगैरह बहुत अधिक है। तो झारखंड यहाँ से बॉक्साइट बार्टर सिस्टम के आधार पर फ्री में उसको दे, और मगही समाज से झारखंड को गन्ना फ्री में कच्चा माल मिले। और ये बार्टर सिस्टम कच्चा माल का ही होना चाहिए, ये फिनिश्ड गुड का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो प्राउड दर्शन है उसमें बाबा बताते हैं। और बाबा इसके लिए बताते हैं, जैसे कि मान लिया किसी प्रदेश में धान होता है, किसी समाज में धान होता है, गेहूं होता है, तो सब लोग गेहूं ही पैदा करेंगे, सब लोग धान ही पैदा करेंगे। तो क्या दूसरी चीज़ पैदा, तो फिर वहाँ पर और विसंगतियाँ आ जाएगी और इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं उपयोगिता के अनुसार से ही उत्पादन करना चाहिए। प्रोडक्शन फॉर कंजप्शन की बात करते हैं। जितना उस समाज में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी जनसंख्या के अनुसार से कैलकुलेट करके उतना ही सामान का उत्पादन करना चाहिए। जैसे जितना धान की आवश्यकता है, जितना चावल की आवश्यकता है, उतना ही चावल के उत्पादन होना चाहिए। जितना गेहूं की आवश्यकता है उतने ही गेहूं के
उत्पादन करना चाहिए। जितना गन्ना का उत्पादन करना है उतना ही गन्ना का उत्पादन करना चाहिए। देखिए बैलेंस रहेगा। हाँ, बार्टर सिस्टम में किसी को हमको देना है तो उसके लिए हम उसके नीड्स के अनुसार से उसका उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे गन्ना झारखंड को देना है तो ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं गन्ना का। तो इसी प्रकार से जो उसकी उपयोगिता है उस समाज में, उसको कैलकुलेट करके ही उत्पादन करना चाहिए। फिर बाबा बोलते हैं आगे की सीढ़ी में कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मान लिया एक समाज का स्टैंडर्ड ऊपर हो जाएगा और दूसरे समाज का भी स्टैंडर्ड ऊपर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, तो दो समाज को हम मिला करके एक इकोनॉमिक यूनिट बना सकते हैं। जैसे झारखंड का और मगही समाज का एक ही स्टैंडर्ड हो गया इकोनॉमी का, तो हम झारखंड को और मगही समाज को मिला करके एक इकोनॉमिक यूनिट बना सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे उस समकक्ष आते जाएंगे यूनिट्स पॉवर्टी लेवल से और अपने नीड्स को पूरा करते हुए, जैसे ही वो लोग समकक्ष आते जाएंगे वो यूनिट अपने आप में मर्ज करते जाएगी और इसी प्रकार पूरा भारत एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट बन जाएगा। और इसी प्रकार 44 समाज का एक यूनिट बन जाएगा। उसके बाद हम कहीं भी सामान को भेज सकते हैं, कहीं से सामान ला सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हर एक समाज में अलग अलग स्थितियां हैं। कोई समाज ज़्यादा विकसित है, कोई समाज कम विकसित है, तो सबको हमको एक स्टैंडर्ड लेवल पर लाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम समाज का मर्जीकरण कर सकते हैं। और इसके प्रकार बाबा बोलते हैं फिर आगे की कड़ी में इसी प्रकार पूरा विश्व ही बाद में एक ही इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। और फिर हम पूरा जब इस प्रकार का हो जाएगा तो हम पूरा सामान को इधर से उधर कहीं भी हम कर सकते हैं पूरे विश्व में। लेकिन अभी शुरुआती स्तर पर इस प्रकार का समाज के लेवल से एक सोशियो इकोनॉमिक जोन से हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। एक यूनिट से हमको उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। एक ही बार हम बोलेंगे पूरा भारत को उठाने का तो नहीं उठेगा, बाबा बोलते हैं। तो इस प्रकार से श्री श्री आनंद मूर्ति जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। और इस प्रकार ओपन मार्केट का जो सिस्टम है अभी, इसको बाबा अभी लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि कोई देश बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, कोई देश बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है, और सब लोग रेस में दौड़ रहे हैं। तो जिसके पास ज़्यादा संसाधन है, जिसके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, वो आगे निकल जा रहा है, पिछड़ा देश पिछड़ा ही रह जा रहा है। तो सबको एक समान से आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार सोशियो इकोनॉमिक यूनिट पूरा विश्व में जो 200 के लगभग है, बाबा ने इंगित किया है। तो इस सब के आधार पर प्राउड दर्शन में जो आनंद मार्ग के आर्थिक दर्शन है, श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिया हुआ, उसमें इस प्रकार बार्टर सिस्टम की बातें हैं। तो इस प्रकार जो एक देश दूसरे देश पर जो धौंस दिखा रहा है कि हम तुम्हारा सामान को आयात करेंगे तो इतना टैरिफ देना पड़ेगा, उतना टैरिफ देना पड़ेगा, और पूरा अभी इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, चरमराई हुई है। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है और ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है और ये लोगों की आवश्यकताओं के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार का बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही है और दूरदृष्टा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पहले ही इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था दे दिए हैं जिसमें हमको किसी भी देश के आगे हमको झुकना नहीं पड़े, नतमस्तक होना नहीं पड़े, उससे सामान के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। वो कुछ कर देगा तो हमारा इकोनॉमी डगमगा जाएगी, वहाँ कुछ हो गया उसको कुछ नियम लागू कर दिया तो हमारा इकोनॉमी डगमगा जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो, इसके लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्राउड दर्शन में इस प्रकार की व्यवस्था देते हैं। नमस्कार। इस वीडियो में नागपुरी समाज को झारखंड कहा गया है। व्यूअर्स कृपया इसको सुधार करके ही सुने।